हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 22 जुलाई के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हाल ही में ज़ोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो वो किया गया है आपका मिज़ोरम में। ठीक है, मिज़ोरम राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। और किसने किया है? तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो कौन है, हमारी हरसिमरत कौर बादल। ठीक है, उन्होंने इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया है। एक बात खास है कि इसका जो ये मेगा फूड पार्क बनाया गया है मिज़ोरम में, ये मिज़ोरम राज्य का संचालित होने वाला पहला है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ये पहला मेगा फूड पार्क है राज्य उसका, मिज़ोरम का। ठीक है, चलिए ये तो हो गया इसके बारे में। अब हम जान लेते हैं कि इस मेगा फूड पार्क के बारे में थोड़ा सा। ये जो मेगा फूड पार्क बन रहा है, इस पर लागत आएगी आपकी 75 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और इससे कितने लोगों को प्रॉफिट होगा? तो 25,000 किसानों को इससे लाभ होगा और कम से कम 5,000 से अधिक लोगों को इसके थ्रू रोज़गार मिलेगा। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि रोज़गार किस तरीके से मिलेगा। देखिए, अब ये जो मेगा फूड पार्क है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है वो मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी अगर मान लीजिए किसी भी स्टेट में एक मेगा फूड पार्क जो है बनाया जाना है, तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट 50 करोड़ रुपए मतलब वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है, सॉरी। उसके बाद अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं, तो प्रेजेंट टाइम में 18 मेगा फूड पार्क जो स्कीम्स हैं वो कार्यान्वित की जा रही हैं। और इससे पहले ऑलरेडी 19 मेगा फूड पार्क का परिचालन किया जा चुका है। ठीक है, उसमें से 6 हमारे नॉर्थ ईस्ट की साइड जो स्टेट्स हैं उनमें हैं। ओके, अब हम बात करते हैं मेगा फूड पार्क होता क्या है, इसका क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य होता है जो किसान होते हैं और जो विक्रेता होते हैं, ठीक है, जो खुदरा विक्रेता होते हैं, उनके बीच में एक लिंक बनाना। ठीक है, उनके बीच में एक लिंक बनाना, ताकि कृषि उत्पादों को एक तंत्र के माध्यम से, समझ रहे हो ना, एक तंत्र के माध्यम से उनको जोड़ा जा सके। ठीक है, तो वो तंत्र क्या है? वो यही है, मेगा फूड पार्क। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो मेगा फूड पार्क होता है, इसके थ्रू क्या होता है। देखिए, इसके थ्रू जो कृषि उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होती है और खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोकने के लिए, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, और सबसे प्रमुख कार्य जो है यानी कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, ये जो है मेगा फूड पार्क में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इंडिया का क्या रोल है। देखिए, एक टारगेट है इसका कि इस वक्त क्या है कि जो खाद्य पदार्थ उद्योग है ना, उसमें भारत की कितनी हिस्सेदारी है? तो 1.5% इतनी हिस्सेदारी है भारत की। लेकिन इसने जो टारगेट रखा है कि 3%। ठीक है, यानी कि 3% तक उसको लाना है। चलिए, इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट है, वर्ष 2019 का वानिकी में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है कन्नन सी एस वॉरियर। ठीक है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है आपका भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और ये जो इनका नाम है, ये कन्नन सी एस वॉरियर, ये क्या थे? तो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग के एक वैज्ञानिक हैं ये। ठीक है, तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ओके, चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि सबसे पहले तो इसमें ये देख लीजिए कि ये जो पुरस्कार है मतलब किस लिए उनको दिया गया है। तो पहली बार उपयुक्त लवणीय मृदा के लिए कैसुअरीना के 3 लवण सहिष्णु उत्पादक क्लोन जारी करने के लिए कन्नन सी एस वॉरियर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ओके, अब हम यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद क्या है। देखिए, ये क्या है? एक वानिकी अनुसंधान, यानी कि वन से रिलेटेड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वन से रिलेटेड जितने भी अनुसंधान होते हैं उस फील्ड के, उनको करने के लिए सर्वोच्च संस्था यही है। उन अनुसंधान को करने के लिए सबसे जो हाई लेवल की जो इंस्टीट्यूट है वो यही है। अब हम बात करते हैं कि ये जो संस्था है इसका कार्य क्या होता है। जैसे कि जलवायु परिवर्तन हुआ, रेगिस्तानीकरण को रोकना हुआ, तो इन सब पर किस तरीके से मतलब अध्ययन करके इन सब के बारे में, इन विषयों को इन सब पर अनुसंधान करती है। और ये केवल इंडिया के लेवल पर नहीं, ये वर्ल्ड लेवल पर भी इसका अध्ययन करती है। ठीक है, मतलब अनुसंधान करती है ये संस्था। अच्छा, ये संस्था किस मिनिस्ट्री के तहत आती है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ओके, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर आपका देहरादून में है।
और स्थापना इसकी 1986 में हुई थी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है सॉरी, हाल ही में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो वो दिल्ली में किया गया है। ठीक है, तो इसका क्या है कि केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह द्वारा नई दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। इस प्लाजा को भारत में ई मोबिलिटी को सर्वव्यापी और सुविधाजनक बनाने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सहयोग से एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, मतलब मेन काम इसी का है, इसने इसको स्थापित किया है। अब हम इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसकी हिंदी जान लेते हैं क्या है, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड। ठीक है, ये क्या है, ये 4 राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम होते हैं, तो उनका एक संयुक्त प्रारूप है, यानी कि संयुक्त उपक्रम है। अब वो 4 उद्यम कौन से हैं, उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। तो पहला है आपका पावर फाइनेंस कॉरपोरेटेड लिमिटेड, दूसरा है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन एंड तीसरा है आपका पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, चौथा है एनटीपीसी लिमिटेड। ओके, देखिए इसका क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, कुशल और परिवर्तनकारी समाधान, इन द सेंस कि अगर आप मतलब कुछ ऐसा समाधान कीजिए, कुछ ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जिसमें कुछ चेंजेस हों। ठीक है, तो ऐसे कुछ सॉल्यूशंस के द्वारा ये क्या करते हैं, बाजार तक अपनी पहुंच बनाते हैं सबसे पहले, और फिर जो उन लोगों के लिए मतलब किस तरीके से उनको सफल बनाया जा सकता है, तो उसमें ये संस्था, ये संगठन मदद करता है। ठीक है, ये इसका कार्य है। ये तो यहाँ तक हो गया। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, एक योजना थी, ठीक है, एक स्कीम थी जिसका नाम था उजाला योजना। आपने नाम सुना होगा उसका, और हो सकता है कुछ लोग उसके बारे में जानते भी हों। उस योजना में क्या था, पहली बात तो ये जान लीजिए, उस योजना का जो कार्यभार था, यानी कि उसको कार्यान्वित किसने किया था, तो इसी संगठन ने उसको कार्यान्वित किया था। ठीक है, अब इसके बाद ये जान लेते हैं कि वो योजना क्या थी, वो इम्पोर्टेंट है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। उस योजना के तहत क्या था कि कम से कम मूल्य पर एलईडी के जो बल्ब होते हैं उनको उपलब्ध कराया जाता था। ठीक है, और क्यों कराया जाता, ताकि बिजली की बचत हो सके। ठीक है, और वो योजना भी किसके स्थान पर स्टार्ट की गई थी वो मैं बता देती हूँ। पहले, इससे पहले भी एक योजना चल रही थी जिसका नाम था बचत लैंप योजना। ठीक है, तो उसकी जगह पर 1 मई 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी ने ये योजना, कौन सी योजना, उजाला योजना को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आपको 2 न्यूज़ मिल गई हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय ने मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया है, तो वो है आपका केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय। ठीक है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई है। और ये पहल क्या है, इसमें क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या साइकोलॉजिकली उनकी क्या सिचुएशंस हैं, कोविड-19 से उनकी मेंटली उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, तो उसके बारे में क्या है कि उन सारी गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करेगी। ये जो है क्या है, ये मनोदर्पण पहल जो है। ठीक है, चलिए इतना ही है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो वो 2022 तक के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। और इसके अलावा क्या स्थगित किया है, आपका जो 1 दिवसीय विश्व कप है जो कि 2023 में फरवरी और मार्च में होने वाला था, ठीक है, उसको डिले कर दिया गया है और वो अक्टूबर नवंबर 2023 में अब होगा। ठीक है, मतलब उस टाइम तक के लिए उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है, तो वो है आपकी ये दिल्ली। ठीक है, तो वहाँ ये योजना स्टार्ट की गई है। इस योजना में क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है, घर घर राशन, यानी कि राशन की डिलीवरी की जाएगी। लेकिन हाँ, ये जान लीजिए कि ये योजना स्टार्ट कब होगी, तो 6 से 7 महीने के अंदर इसको स्टार्ट किया जाएगा, इस योजना को। एक खास बात इसके अंदर ये है कि ये जो योजना है, एक केंद्र सरकार की एक योजना चली आ रही है पहले से ही, जिसका नाम है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। ठीक है, ये योजना है केंद्र सरकार की, तो उसके साथ इसको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये योजना क्या है इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं क्या है ये एक राष्ट्र एक राशन कार्ड।
ठीक है। देखिए ये जो योजना है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं इस योजना के माध्यम से किन लोगों को लाभ मिलेगा, ठीक है, कौन से लोग लाभान्वित होंगे। तो ये जो योजना है ना सभी नागरिकों के लिए पूरे देश में मतलब आपका एक राशन कार्ड है, लेकिन आप किसी भी स्टेट में चले जाइए तो वहाँ आपको राशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपका अगर उस स्टेट का राशन कार्ड है तो आप अदर स्टेट में जाके वो फैसिलिटी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो योजना है ये गरीब मजदूर और कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जैसे कि काम के चक्कर में वो दूसरे मतलब रोज़गार के लिए वो दूसरे स्टेट्स में चले जाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये योजना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये कब स्टार्ट की गई थी। अभी कोविड-19 महामारी की वजह से 1 जून को ये घोषणा की गई थी कि 30 जून तक सारे स्टेट्स में यानी कि पूरे कंट्री में इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। लेकिन नहीं, अभी पूरे स्टेट्स में नहीं इसको लागू किया गया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अब तक जो प्रयास किया जा रहा है वो 20 राज्यों, जिसमें आपके यूटीज़ भी शामिल हैं, 20 राज्यों में इसे लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, जिनमें से 17 राज्यों में इसको लागू किया जा चुका है। और बाकी के 3 राज्यों में, जो 3 राज्यों के नाम मैं आपको बता देती हूँ, नागालैंड, मणिपुर और उत्तराखंड, ठीक है, इसमें 1 अगस्त तक इनको लागू कर दिया जाएगा पूरे तरीके से। ओके, आई होप यू गॉट इट वेल। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में सूरज कदे मर्दा नहीं, ये पुस्तक का नाम है। और ये पुस्तक किसने लिखी है, तो बलदेव सिंह हैं, उन्होंने ये पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक के लिए खास क्या है, देखिए ये पुस्तक जो है इसमें जो स्वतंत्रता सेनानी थे उधम सिंह, उनकी लाइफ से रिलेटेड उनके कई पहलुओं को इसमें वर्णन किया गया है। और ये उधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि पर इसको औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। अब 80वीं पुण्यतिथि कब है उनकी, ठीक है, तो उनकी 80वीं पुण्यतिथि है 31 जुलाई को, उनकी मृत्यु 31 जुलाई को हुई थी, ठीक है। तो उधम सिंह हैं तो फ्रीडम फाइटर हैं, तो उनके बारे में थोड़ा जानना तो ज़रूरी है, तो जान लेते हैं। देखिए उनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1899 को हुआ था उनका जन्म, ठीक है। 26 दिसंबर 1899 को उनका जन्म हुआ था। ये इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स थे, और मतलब कि और कहाँ से थे, तो ये पंजाब के क्रांतिकारी थे ये, ठीक है। अब इनका क्या रोल रहा था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, ठीक है। तो उस समय पर पंजाब के जो गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम था माइकल ओ डायर, ठीक है, उनकी हत्या कर दी थी इन्होंने, ये इनका रोल था। अब हत्या किस तरीके से की थी वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए ऐसा हुआ था, लंदन में एक मीटिंग चल रही थी, ठीक है, एक हॉल था जिसका नाम था कैक्सटन हॉल। तो 13 मार्च की बात है, 13 मार्च को 1940 में कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया कंपनी की यानी कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी, इन दोनों की बैठक चल रही थी। वहाँ पर उधम सिंह ने भाग लिया, यानी कि वो वहाँ गए। तो वहाँ इन्होंने क्या किया, एक बुक थी है ना, ऐसे जैसे बुक होती है, तो उसमें इन्होंने गन को छुपा लिया। गन छुपाकर ये ले गए, और जैसे ही मीटिंग ओवर होती है तो वो मतलब जैसे ही मीटिंग ओवर होने के तुरंत बाद इन्होंने जो माइकल ओ डायर थे उन पर फायर कर दिया, ठीक है। फायर करने के बाद भागे भी नहीं है, वहीं रहे, भागे नहीं, तो उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद वहीं पर ब्रिटेन में इनके ऊपर मुकदमा चला। फिर मुकदमा चलने के बाद 4 जून 1940 को, उसी ईयर की बात है, तो इनको मतलब पूरे तरीके से दोषी करार दिया गया कि आप दोषी हो, आपने हत्या की है। उसके बाद इनको 31 जुलाई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 31 जुलाई को इनकी 80वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी, तो 31 जुलाई को एक जेल थी, उसका नाम था पेंटन विले जेल, ठीक है। तो उस जेल में इनको 1940 में ही फांसी दे दी गई थी। ये तो इनके बारे में हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इनकी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इनका जो नाम है उधम सिंह, इनका नाम नहीं था, इनका रियल नेम था शेर सिंह। लेकिन इन्होंने अपना नाम चेंज किया था 1933 में, इनको पासपोर्ट बनवाना था, तो उसके लिए इन्होंने अपना नाम उधम सिंह रख लिया था, ठीक है। चलिए इनके बारे में इतना ही है जानने के लिए। नेक्स्ट है 45वीं इंडिया आइडियाज़ समिट 2020 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा, तो वो है भारतीय व्यापार परिषद, ठीक है, इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। और कब किया जाएगा, 22 जुलाई को इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी थीम क्या है ये याद कर लीजिए, बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना थीम को, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया है, वह वर्तमान में कहाँ के राज्यपाल थे, किस राज्य के थे, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे वो।
उनके इलाज के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल यानी कि आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। अगर आपको अपने न्यूज़ में पढ़ा हो तो ये काफ़ी न्यूज़ में चला भी था इससे पहले, ठीक है। लालजी टंडन ने 2 कार्यकाल तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया और 2009 में लखनऊ से 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित हुई G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो वो की है सऊदी अरब ने, ठीक है। सऊदी अरब ने इसकी अध्यक्षता की है। अब हम ये जान लेते हैं कि देखिए इसमें सबसे पहले तो ये तो यहाँ लिख ही दिया है कि कौन कौन लोग इस बैठक में भाग लेते हैं। वित्त मंत्री लेते हैं और केंद्रीय बैंक गवर्नर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये जान लीजिए कि 2021 में इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो करेगा आपका इटली। ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें ना अभी क्या है, 2008 से पहले ऐसा रूल था, मतलब 2008 तक, कि इस बैठक में केवल वित्त मंत्री और आपके केंद्रीय बैंक गवर्नर जो हैं वो भाग लेते थे, ठीक है। यानी कि जैसे हमारी सेंट्रल बैंक कौन सी है? आरबीआई है, तो वो इसमें उसके गवर्नर भाग लेते थे। लेकिन 2008 के बाद इसमें एक रूल जोड़ दिया गया, यानी कि क्या इसमें जोड़ दिया गया कि जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो भी इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना था इसके बारे में। लेकिन अब G20 क्या है ये जान लेते हैं हम, ठीक है। देखिए G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें क्या होता है, 20 देश हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यानी कि 20 कंट्रीज़ का ग्रुप है ये। G मीन्स टू से ग्रुप, ओके। तो 20 कंट्रीज़ का ग्रुप है ये। और ये इस ग्रुप का पूरा मोटिव क्या है कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किन मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए, वो इसकी जो भी इसकी मीटिंग्स होती हैं उनमें इस पर चर्चा की जाती है। अच्छा, मीटिंग्स किस तरीके से होती हैं? पर ईयर मीटिंग होती हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही कंट्रीज़ में इसकी जो मीटिंग है ऑर्गेनाइज़ की जाती है, डिफरेंट कंट्रीज़ में होती है, ठीक है। जैसा कि अभी इसमें लिखा भी हुआ है कि इटली करेगा 2021 में, और अभी कौन कर रहा है? सऊदी अरब, ओके। इतना हो गया। उसके बाद इसमें बैठक में भाग कौन लेता है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अच्छा, ये जानते हैं कि ये जो G20 है कि क्या ये कितना हिस्सा है इसका वर्ल्ड में, हर चीज़ में कितना रोल इसका है। देखिए पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में इन 20 देशों का कितना, मतलब 20 देशों का कितना हिस्सा है? तो 85% हिस्सा इनका है, ठीक है। अगर बात करें आबादी की तो 20% आबादी, यानी कि पूरे वर्ल्ड की 20% आबादी इन 20 देशों से आती है, यानी कि इन 20 देशों में निवास करती है। अगर बात करूं मैं वर्ल्ड ट्रेड की तो 80% वर्ल्ड ट्रेड इन्हीं 20 कंट्रीज़ के द्वारा किया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था, इनकी इकोनॉमी किस तरीके की है, ठीक है। चलिए अब हम उन 20 देशों के नाम जान लेते हैं कि वो कौन से हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन, ठीक है। ये आपके 20 कंट्रीज़ हैं, आप इनके नाम याद रखना। एक खास बात क्या है, स्पेन है। स्पेन का क्या है, वो इनका स्थायी अतिथि है। अगर मैं उसके लिए भी एक स्पेशल वर्ड यूज़ कर देती हूँ, वो स्पेशल गेस्ट है। उसको हर मीटिंग में, मतलब जो भी इसकी बैठक होती है, जो भी सबमिट होता है, तो उसमें उसको स्पेशली इनवाइट किया जाता है, ओके। तो वो स्पेन के बारे में हो गया। और 20 कौन से कंट्रीज़ हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। आई होप आपने अगर लिखना चाहा होगा तो आपने लिख लिया होगा। और आज के लिए सिर्फ इतना ही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।